बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने प्रीवियसली फार्माकोलॉजी के हवाले से अपने 3 चैप्टर्स पे बात की थी। तो अपने तीनों चैप्टर्स में हमने आपके साथ वन बाय वन को डिस्कस किया था कि किस तरह से आपकी फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है और किस तरह से आपकी ज़िंदगी में फार्माकोलॉजी की अहमियत है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी बेसिकली आपकी ड्रग्स की स्टडी है। ड्रग्स की स्टडी से क्या मुराद है कि ड्रग्स की स्टडी में व्हाट द मेडिसिन डू विद द बॉडी एंड व्हाट द बॉडी डू विद द मेडिसिन, कि वो ट्रीटमेंट है जो आपकी दवाई आपके जिस्म के साथ और आपका जिस्म आपके साथ आपकी दवाई के साथ क्या करता है, इसको हमने फार्माकोलॉजी का नाम दिया था। तो फार्माकोलॉजी की स्टडी के बाद, फार्माकोलॉजी बताने के बाद, फार्माकोलॉजी में क्योंकि दवाई की बात हो रही थी तो दवाई कहाँ से आती है, मेडिसिन क्या होता है, किस तरह से आप तक कॉमन मैन तक ये मेडिसिन पहुँच रही है, ठीक है। उसमें हमने फिर आपके साथ मेन जो इसका सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, आपकी जो प्लांट्स हैं, आपकी हर्ब्स हैं और साइंटिस्ट्स बेसिकली जो हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है आपके पास, मतलब सेंचुरीज़ पहले हिस्ट्री में जिन्होंने इतनी वर्किंग की, और आज हमारे पास एक मेन आपके पास एक पूरा स्नैरियो बन के आ गया कि किस तरह से आपके पास एक दवाई पहुंच रही है। तो उसमें वन बाय वन हमने अरब्स पे, आपके चाइनीज़ पे, आपकी मिस्री जो इजिप्ट, आपके ग्रीक्स जो हैं उन पे हमने आपको डिटेल में बताया। आपको फार्माकोलॉजी की डिवीजन्स पे आपके साथ बात की कि फार्माकोलॉजी की डिवीज़न क्या है और किस तरह से सब ब्रांचेस इसमें डिवाइड हुई हुई हैं। और इसके साथ साथ हमने आपके साथ नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स जो है, जिसमें आपको बताया गया कि ड्रग को किस तरह से उसका नाम इंडिकेट किया गया है, उसका केमिकल नेम, उसका जेनेरिक नेम, उसका प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है। वन बाय वन आपको बताया गया किस बिहाफ पे आपकी दवाई को इनके अपने नाम्स में इंडिकेट किया गया है। तो उसके बाद जब नोमेनक्लेचर पे बात होने के बाद आपको सोर्सेज ऑफ ड्रग जो हैं, इसमें आपके पास वेजिटेबल सोर्स है, एनिमल सोर्स है, मिनरल सोर्स है, सिंथेटिक सोर्स है और आपके माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उन पे आपके साथ वन बाय वन डिस्कशन हुई कि किस तरह से आपके पास ये एक कंप्लीट फॉर्म में मेडिसिन पहुंचती है। जब एक दवाई पूरा अपने सोर्सेज, अपने नाम के बाद एक चीज़ को आपने कहा कि ये पैनाडॉल है, ये निब्रोल है, ये एप्सन है, आपने को जब नाम दे दिया, उसके बाद सबसे पहला सवाल उठता है कि उसको हमने किस तरह लेना है। जैसे सपोज आपने कहीं जाना है, आपने कहीं ट्रैवल करना है, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, सबसे पहले आपके ज़हन में रूट आता है कि हमने कौन सा रूट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दवाई के लिए भी यही बात है। जब आप एक दवाई लेते हैं, जब एक दवाई आप अपने बॉडी में एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो उसमें उसका सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि उसका रूट कौन सा है, किस रूट से आपने लेनी है, क्या करना है, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जब हमने बात की तो हमने आपको बताया कि ये वो चीज़ है, ये वो फिनोमिना है कि आप अपनी बॉडी में अपनी दवाई को उसकी इंडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने मेनली आपके पास 2 रूट्स पे बात की थी। एक था आपके पास पेरेंटल रूट और दूसरा था एंट्रल रूट, ठीक है। एंट्रल रूट में आपके पास हमने ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट्स की बात की थी, और पेरेंटल में आपके पास आईवी, आपके पास इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ठीक है, सबकुटेनियस रूट्स की बात हुई थी। उनको वन बाय वन हमने उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के हवाले से आपके साथ एक्सप्लेन किया था, जिसकी डिटेल में हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हम आपको एक रिकॉल दे रहे हैं। उसके बाद हमने आपके साथ अदर पेरेंटल रूट्स जो थे, जिनमें आपके पास इंट्राकार्डिक था, इंट्राथिकल था और इंट्राबोन मैरो है और इंट्राप्लूरल जो रूट्स हैं उनको भी हमने आपके साथ डिस्कस किया इनहेलेशन और टॉपिकल्स के हवाले से। ये सारी हमने आपको डिस्कशन इंडिकेट की थी कि इन सिनेरियोज़ में आपकी ड्रग आपकी बॉडी तक पहुंच रही है। अब इसमें आपके सारा तरीकाकार आपके पास एक्सप्लेन हो गया था कि अगर खुदा न खास्ता स्किन में कहीं प्रॉब्लम है तो उसके लिए रूट इस्तेमाल हो रहा है, लंग्स में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हो रहा है, ड्रग ब्लड स्ट्रीम में देनी है तो उसके लिए अलग रूट इस्तेमाल हो रहा था, आपकी रेक्टम में देनी इंसर्ट करनी है तो उसके लिए अलग रूट इस्तेमाल हो रहा था, अगर आपको फर्स्ट पास मैकेनिज्म फॉलो करना है तो उसके अलग रूट इस्तेमाल हो रहा है। तो इनको हमने एक एक चीज़ को आपके साथ एलेबरेट किया था, एक्सप्लेन कर दिया था, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट इनको दोबारा उनके नाम इंडिकेट करने से आपको रिकॉल दिया जा रहा है कि ये बातें आपके साथ पहले हो चुकी हुई हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा था कि एक चीज़ आपके पास पहुंच गई है, एक दवाई आपके पास पहुंच गई है, आप उसमें इसमें आपके पास ये सिनेरियो आ रहा है कि आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जब आ गया है तो उसके बाद मेनली आपका जो नेक्स्ट फिनोमिना आ रहा है, आपकी पैथोलॉजी आ रही है,
ठीक है। पैथोलॉजी क्या है? डोजेज फॉर्म है आपके ड्रग की। क्या चीज़ है जी? डोजेज आपके ड्रग की, कि आपके पास एक चीज़ ड्रग फॉर्म में आ गई है, ठीक है। आप उसमें हो क्या रहा है कि आपके पास जब एक चीज़ डोजेज फॉर्म में आ गई है तो उसका नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन रहा है कि वो जो आपके पास चीज़ पहुंची है उसको किस तरह से आपने अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। इसमें आपके पास एक मखसूस मिकदार है दवाई की, तो आपको आपका देखें, हमने बात की थी आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, फार्माकोपियाज हैं आपके यूएसपी और ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया जो हैं, उसके मुताबिक आपको बताया जाता है कि ये केमिकल साल्ट है, इसको आपने इस कंसनट्रेशन में अपने उसमें एडमिनिस्टर करना है। तो उसमें अब उसमें कुछ चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, आपने 24 आवर्स लिए लेनी होती हैं, कुछ होती हैं जो आपने 24 आवर में 1 टाइम लेनी होती है, कुछ 2 टाइम लेनी होती है। उनको हमने उनके मुख्तलिफ नाम्स के हवाले से इसको हमने डेली डोज, टोटल डोज, सिंगल डोज, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, मीडियम लिथल डोज, मीडियम इफेक्टिव डोज और थेराप्यूटिक इंडेक्स के हवाले से हमने एक्सप्लेन किया था। तो जब हम इसको नेक्स्ट आगे की तरफ लेके गए तो आपके पास डोज कैलकुलेशंस की बात आ गई। डोज कैलकुलेशन में हमने आपको बताया कि डोज कैलकुलेशन में मेनली क्या हो रहा है कि मेनली आपका जो सिनेरियो बन रहा है कि इसमें आपके पास डोज की कैलकुलेशन में यंग्स फार्मूला और आपका जो क्लार्क्स फार्मूला है ये आपकी डोज को कैलकुलेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ एज, मुख्तलिफ वेट के हिसाब से आप अपनी ड्रग को एलेबोरेट करते हैं। तो इसके साथ साथ आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं कि फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं, जो फैक्टर्स मॉडिफाई कर रहे हैं आपकी डोज को, इसमें आपके पास एज है, आपका वेट है, आपकी सेक्स है, तो उसके पास जो आपका क्लाइमेट चेंज है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैं, ठीक है, आपका रेशियल डिफरेंस है, आपका डोजेज फॉर्म है आपकी ड्रग का, और ये आपकी ड्रग की एज है, ठीक है, और पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें आपका टैकीफाइलैक्सिस, आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी आइडियोसिनक्रेसी और एलर्जीज जो है आपकी इसमें इंडिकेट की जा रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी ड्रग को इसमें उसके फैक्टर्स को एलेबोरेट कर रही थी। तो इसके साथ जब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो इसमें हमने आपके साथ कुछ डेफिनेशंस के हवाले से बात की, जिसमें आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, प्रो ड्रग्स की बात की, और इसके साथ साथ हमने आपके साथ प्लेसिबो ड्रग की बात की, रिसेप्टर्स की बात की हमने, और आपके साथ हाफ लाइफ और अपीयरेंस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। तो जब इन चीज़ों पे हमने 1 बाय 1 बायो अवेलेबिलिटी के हवाले से और आपके पास फर्स्ट पास मैकेनिज्म, सॉल्युबिलिटी, नेचर ऑफ फॉर्मुलेशन और केमिकल इंस्टेबिलिटी की बात की, ठीक है। तो इसी का सिनेरियो जब बनते हुए हमने साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास और बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है उस पर बात की। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में फेजेस थे, फेज़ 1 रिएक्शंस थे जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस की बात की, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास फेज़ 2 रिएक्शंस थे जिनमें आपके पास कॉन्जुगेशन के हवाले से बात एलेबोरेट की गई। तो उसमें आपका फर्स्ट पास मैकेनिज्म और ड्रग क्लियरेंस के हवाले से 1 बाय 1 बात हुई। तो लास्ट टाइम ड्रग एलिमिनेशन पे जब हम बात कर रहे थे तो ड्रग एलिमिनेशन के हवाले से हमने आपको बताया कि ये क्या चीज़ है, ये प्रोसेस है जिसमें आपकी ड्रग या उसके जो मेटाप्लॉइड्स हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं आपकी बॉडी से। तो उसमें आपके पास मेनली जो है आपके ड्रग जो है एलिमिनेट हो जाते हैं किडनी से। किडनी में आपके पास पेंसिलिन है, क्यूनिन है, जो आपकी किडनी से आपकी ड्रग को एलिमिनेट कर रहे हैं। इसी तरह आपकी जो ड्रग्स हैं वो एलिमिनेट कुछ होती हैं लिवर से एलिमिनेट हो रही हैं। लिवर में आपके पास जो एलिमिनेट होती हैं उस पर आपके पास ओपॉइड्स आ रहे हैं और ग्लूकोनाइड आपके केमिकल्स इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ कुछ ड्रग्स हैं जो आपकी वोलेटाइल इन नेचर होती हैं, वो आपके लंग्स से आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रही हैं। तो इसमें मेनली जो है आपका एलिमिनेशन जो हो रही है इसमें स्वेट ग्लैंड्स हैं, आपका स्लाइवा है, टेयर है आपका, और मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं इसमें रिफेम्पेसिन वगैरह इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो आपकी सिनेरियो था वो आपका ड्रग एलिमिनेशन के हवाले से कंसीडर किया जा रहा था। नेक्स्ट आज हमारे पास जो डिस्कशन में है पैसिव डिफ्यूजन है। तो पैसिव डिफ्यूजन से क्या मुराद है? पैसिव डिफ्यूजन में आपके पास ड्रग मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव कर जाते हैं आपकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जिसमें आपके पास आपका जो सेल है आपकी डिफरेंट प्रोसेस इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। मेनली होता क्या है, आपके जो ड्रग मॉलिक्यूल हैं वो आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की जब उसको क्रॉस करते हैं तो वो आपका जो एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन है उससे आपके लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं।
तो उनको आप क्या कहते हैं, पैसिव डिफ्यूजन। कि आपकी जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपके ड्रग्स का जो मूव करना है वो क्या कहलाता है, पैसिव डिफ्यूजन कहलाता है। उसमें सबसे पहले आपके पास सरफेस एरिया है, जिसमें आपके पास ज़्यादा ड्रग जो है अब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा। अगर मतलब आपका लार्ज सरफेस एरिया है तो आपका ये जो डिफ्यूजन है वो फास्टर होगी। इसी तरह आपके पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो आपकी जो डिफ्यूजन है वो भी आपकी फास्टर होगी। इस तरह आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगर पैसिव डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो जब ग्रेडियंट होगा, हाई कंसंट्रेशन होगी, तो आपका जो डिफ्यूजन का फिनोमिना है वो भी ज़्यादा होगा। इसी तरह आपके पार्टिकल का साइज़ है, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिनमें आपका उनका जो डिफ्यूजन है वो फास्टर होगा। अगर पार्टिकल का साइज़ लार्जर हो गया है तो उसकी जो डिफ्यूजन है वो इसी तरह डिफ्यूजन भी उसकी स्लो हो जाएगी। मॉलिक्यूलर साइज़ वेरी करता है। बड़े जो जिनका साइज़ है उनकी डिफ्यूजन जो है वो कम होती है, और जिनकी मॉलिक्यूलर साइज़ जिनका स्मॉल है और उनकी जो डिफ्यूजन है वो ज़्यादा तेज़ी होती है, डिफ्यूजन फास्टर होती है। ठीक है, इस तरह डिफ्यूजन मीडियम की जब हम बात करते हैं, अगर आपके पास सॉलिड है, लिक्विड्स आ रहे हैं, आपके पास गैसेज हैं, तो जिनके सॉलिड्स जो हैं उनका जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स और गैसेज। लिक्विड्स और गैसेज की जो पैसिव डिफ्यूजन है वो फास्टर कंसिडर की जा रही है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखते हैं कि आपके पास से किस तरह से आपकी बॉडी में इंडिकेट की जा रही हैं, तो नेक्स्ट आपके पास है आपका हार्ट पल्पिटेशन। हार्ट पल्पिटेशन जब हम बात करते हैं दिल की धड़कन की, तो इसमें रैपिड फोर्सफुल जो बीटिंग है आपकी हार्ट की, वो आपकी पल्पिटेशन देखें, दिल की धड़कन नॉर्मली हो रही है, आपका हार्ट बीटिंग हो रही है, ठीक है, हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, दिल धड़क रहा है आपका। अगर ये रैपिडली हो रहा है और फोर्सफुली हो रहा है तो वो आपकी चेस्ट टाइटनेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, आप एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से ये फिनोमिना हो सकता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रैपिडली आपके हार्ट बीट जो है, आपकी पल्पिटेशन अगर आपकी बॉडी में करवा रही हैं, हार्ट बीटिंग करवा रही हैं, तो वो उसको जो उस फिनोमिना को हार्ट पल्पिटेशन का नाम दिया गया। तो मेनली ये आपके हार्ट डिजीज़ की वजह से, या जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके हार्ट की डिजीज़ का बायस बनते हैं, या आपके अबनॉर्मल जो आपके वॉल्व्स की कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से, या आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से आपकी हार्ट पल्पिटेशन जो है जिसको आप रैपिड फोर्सफुल बीटिंग का नाम देते हैं, तो वो इससे हो रहा है। इसमें मेनली हो क्या रहा है, इसकी काज क्या है, किस जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, आपकी एंजाइटी है, ठीक है, आपका एक्सरसाइज के बाद देखते हैं आपका दिल धड़क रहा होता है, रैपिडली धड़क रहा होता है, फोर्सफुली उसमें कसर गया है। फीवर में भी ऐसे हो जाता है आपकी कैफीन या निकोटीन वगैरह के यूज़ में, और ओवर एक्टिव जो आपके थायराइड हैं उनकी एक्टिविटी में भी आपका रैपिड रिलीज में किया जा रहा है। आपके पास अनीमिया है और आपके पास हाइपर वेंटिलेशंस जो हैं ये इसका काज हो रही हैं। तो इसमें अगर नेक्स्ट हम देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स से वाले, बेसिकली ये आपकी ड्रग है आप एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अगर आप इसको कंसीडर करें तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपकी जो ड्रग है, बेसिकली आपके पास एक ड्रग आ गई, फिर वही बात कि उसको एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्टर किस तरीके से करना है, और एडमिनिस्टर जब आपने उसको बॉडी में कर दिया, अब मुख्तलिफ रूट्स हैं जिनमें आपकी एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद आपकी ड्रग आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। अब आईवी रूट में ये होता है कि डायरेक्टली आप ब्लड स्ट्रीम में उसको भेज रहे हैं, तो ब्लड स्ट्रीम से आपकी ड्रग जो है वो नेक्स्ट आगे अपने डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपके बॉडी पार्ट्स में। तो उसमें मेनली आपके पास जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो आपके डिफरेंट आर्गन्स में जाती है, और डिफरेंट आर्गन्स उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके साइट ऑफ एक्शन जो है, जहां आपको रिक्वायर्ड है वहां उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर किया जा रहा है। तो आपकी जब ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन में जा रही है उसके बाद अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद आपकी ड्रग आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, जिसको आप एलिमिनेशन कहते हैं। हमने पहले आपको बताया है, जिसमें आपकी किडनी, आपके लंग्स, या आपके जो इसमें कंसिडर किया जा रहा है आपका फिनोमिना लिवर का, तो ये इस तरीके से आपकी बॉडी से पास आउट हो जाती है। तो इस किस्म के स्नैरियो को आप फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, या आपकी ड्रग का एट द साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपके पास है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, ये स्टेडी स्टेट अकर आफ्टर ड्रग हैज़ बीन गिवन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 एलिमिनेशन हाफ लाइफ। अगर कोई ड्रग जिसको 5 एलिमिनेशन हाफ लाइफ पर दिया जा रहा है तो वो आपकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। इसको अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में बताऊँ कि ये वो टाइम है जिसमें आपकी ड्रग कंसंट्रेशन रिमेन स्टेबल या कांस्टेंट रहती है। आप जब एक दवाई को रिपीटेडली एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में बरास्ता IV इन्फ्यूजन, तो वो जो कंसंट्रेशन आपके पास अचीव हो रही है उसको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कहते हैं। कौन सी कंसंट्रेशन, एक मखसूस टाइम ड्यूरिंग विच
कंसंट्रेशन रिमेन स्टेबल, आपकी ड्रग की कंसंट्रेशन स्टेबल रहे, उसमें कोई कमी इजाफा ना हो रहा हो या कांस्टेंट रहे, कब जब आप उसको रिपीटेडली अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो इस कंसंट्रेशन को स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन का नाम दिया गया है। इसका किस चीज़ का नाम दिया गया है? स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन का नाम दिया गया है। तो इस सारे फिनोमिना को आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये सारी हमारी जो डिस्कशन थी, इसमें हमने आपके साथ स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन के हवाले से इसको डिस्कस किया। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास ड्रग क्लियरेंस पे है। ड्रग क्लियरेंस क्या है? ये फिक्स वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड है, जो क्लियर हो जाता है आपके पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम में 1 मिनट में आपकी बॉडी से जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड है उसके जो क्लियर है वो फिक्स है, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ड्रग हैज़ अ क्लियरेंस ऑफ 50 मिलीलीटर पर मिनट, तो इसका मीन्स आप जो बॉडी फ्लूइड निकाल रहे हैं वो आपका फ्री ऑफ ड्रग पर मिनट निकल रहा है। ड्रग क्लियरेंस जो है उसकी रेशियो है ड्रग एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय ड्रग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो इस तरह से इसको आप ड्रग क्लियरेंस के ज़ुमरे में लिया जाता है। तो इसको गौर से तवज्जो से सुन लें आप लोग, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसकी क्वेश्चन करें ताकि आप लोगों को उसका आंसर किया जाए। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग इसको राइट डाउन करें और अपने पास नोट कर लें। तो मैं आपको गुड विशेस का देता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।